तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया। देखो मेरे अंडे टूटने वाले हैं। अगर मेरे अंडों को कुछ हुआ तो इसका पूरा दोष तुम्हारा होगा। अरे गोरी कौवी, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने तुम्हारे घोंसले को पंख तक नहीं लगाया। ये किसी तूफान का असर है। तूफान का असर? तूफान के बाद ही तो मैंने अपना घोंसला ठीक किया था। उसके बाद ये कैसे टूटा मैं जानती हूँ। ये तुमने किया है। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरे घोंसले को तोड़ा है। गोरी, मैंने कहा ना कि मैंने ऐसा नहीं किया। क्या तुमने किसी और से पूछा है? हो सकता है किसी और पक्षी ने तोड़ा हो। किसी और ने नहीं, ये तुमने ही किया है। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। चलो इस मामले को चील महारानी के पास लेकर चलते हैं। दोनों पक्षी गुस्से में चील महारानी के पास जाते हैं। महारानी, हमें न्याय चाहिए। कबूतर ने मेरा घोंसला तोड़ दिया है। अब मेरे अंडे खतरे में हैं। महारानी, ये सरासर झूठ है। मैंने गोरी कौवी का घोंसला नहीं तोड़ा। मैं तो उसके घोंसले के पास भी नहीं गया। ये मुझ पर लगाया गया झूठा इल्जाम है। वही झगड़ा, घोंसले और अंडे। हर रोज मैं ये फैसले कर कर के थक गई हूँ। क्या मैं इन छोटे छोटे मामलों में उलझी रहूंगी? जंगल में सब जानते हैं मेरा सलाहकार कालू कौवा बुद्धिमान है। वो हर समस्या का हल जानता है। तुम दोनों उसके पास जाओ। जो भी वो फैसला करेगा वही अंतिम होगा। गोरी कौवी और कबूतर कौवे के पास जाते हैं। सलाहकार कौवे जी, हमें महारानी चील ने भेजा है। जंगल का हर मामला मेरे पास ही क्यों आता है? अच्छा चलो बताओ क्या हुआ है। ये काली कौवी मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने इसका घोंसला तोड़ा है, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सलाहकार जी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे अपने घोंसले के पास देखा है। भला आप बताएं और कौन होगा जो मेरा घोंसला तोड़ने की हिम्मत करेगा? गोरी की बात ठीक है, घोंसला अचानक नहीं टूट सकता। कबूतर, अगर तू निर्दोष है तो क्या तेरे पास अपनी सफाई के लिए कोई सबूत है? सबूत? मैं तो अकेला रहता हूँ। मैं कैसे साबित करूँ कि मैंने ये सब नहीं किया? अगर सबूत नहीं है तो मुझे कवि की बात को सच मानना होगा। तुम्हें कवि का घोंसला फिर से बनाना होगा। यही मेरा फैसला है। कालू जी, ये कैसा न्याय है? आपने बस एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे को सुना तक नहीं और फैसला कर दिया। क्या ये सही है? मेरी बुद्धिमानी पर सवाल मत उठाओ। मेरा ये फैसला अंतिम है और जाओ यहाँ से। फिर कबूतर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवी गर्व से उड़ जाती है। कबूतर अपने घर पे बैठा रो रहा था। तभी हरियाली तोती और पिंकी चिड़िया कबूतर के पास आती हैं। कबूतर, हमें पता चला है कि सलाहकार कालू ने तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया है। ये तो सरासर गलत है। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। हाँ कबूतर, हम ये फैसला महारानी चील के पास लेकर जाएंगे। कौवे ने घमंड में आकर गलत फैसला सुनाया है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो शायद मुझे न्याय मिल सके। फिर वो तीनों चील महारानी के पास जाते हैं। चील महारानी, हमें आपसे न्याय चाहिए। सलाहकार कौवे ने कबूतर को गलत फैसला सुनाया है। ये जंगल में अन्याय का सबसे बड़ा कारण बनेगा। महारानी, सलाहकार ने कवि की बात सुनी जबकि कबूतर को नजरअंदाज कर दिया। क्या ये हमारे जंगल का न्याय है? पिंकी चिड़िया और हरियाली तोती, मैंने ये जिम्मेदारी कालू कौवे को दी हुई है। अगर ये फैसला गलत भी हुआ तो ये उसकी जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। अब जाओ यहाँ से। महारानी, मैं निर्दोष हूँ। मेरी बात तो सुने। मैंने कह दिया ना कि कालू का फैसला ही अंतिम है तो अंतिम है। चलो जाओ यहाँ से अब। फिर वो तीनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे सोच रहे थे। तभी रानो चिड़िया वहाँ आती है। तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? रानो, कौवे ने कबूतर के खिलाफ गलत फैसला दिया है और महारानी हमारी बात तक नहीं सुन रही। अब हम क्या करें? चिड़िया, तुम हमेशा होशियार रही हो। क्या तुम हमें इस अन्याय से निकाल सकती हो? अगर कालू कौवा गलत फैसला दे सकता है तो लगता है सच्चाई कहीं छुपी हुई है। हमें खुद इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। कबूतर भैया, आप चिंता न करें, मैं खुद इस सच्चाई का पता लगा लूंगी। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी के घोंसले के पास जाती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया को देखकर चौकन्नी हो जाती है। गोरी बहन, मुझे आपके घोंसले की जांच करनी है, ये पता लगाने के लिए कि इसे किसने नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? ये घोंसला मेरा है और मैं किसी को पंख नहीं लगाने दूंगी। गोरी बहन, अगर आप सच्ची हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ।
ठीक है चिड़िया, मगर जल्दी करो, मुझे अपने घोंसले की सुरक्षा करनी है। फिर रानू चिड़िया मिठू तोते और बुलबुल को साथ लेती है और घोंसले की जांच शुरू करती है। रानू चिड़िया देखती है कि घोंसले के पास एक टूटी हुई डाली और पंजों के निशान हैं। ये तो अजीब है, घोंसला किसी तूफान से नहीं टूटा, ये निशान तो किसी बड़ी पक्षी के लगते हैं। हाँ चिड़िया, कबूतर से इतनी बड़ी डाली नहीं टूट सकती। हाँ चिड़िया, और ये पंजों के निशान भी किसी बड़े पक्षी के हैं। लेकिन ये सब कौन कर सकता है, हमें और जानकारी चाहिए। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता पंजों के पीछे पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। अचानक एक बड़ा बाज वहाँ से उड़ता है। वो मरे हुए चूहे को वहाँ से लेकर जा रहा था। हाँ, ये बाज ही हो सकता है जो हमेशा पक्षियों के घोंसले उजाड़ता है। शायद इसी ने ही कवि का घोंसला तोड़ा है। रानो, अगर ऐसा ही है तो हमें इसे पकड़कर सच्चाई साबित करना होगी। नहीं तोते भैया, हम ये खतरा नहीं उठा सकते। अब हमें पता चल गया है, हमें जाकर कव्वे को बताना होगा। फिर वो सब पक्षी कव्वे के पास आते हैं। सलाहकार कव्वे, मैंने पता लगा लिया है, गोरी कवि का घोंसला कबूतर ने नहीं बल्कि एक बाज ने तोड़ा है। उसके पंजों के निशान और उसकी हरकतें इस बात को साबित करती हैं। तुम ये कैसे साबित कर सकती हो? मैं तो पहले ही फैसला कर चुका हूँ। कव्वे, बुलबुल और मिठू तोते ने भी उन निशान को देखा है। अगर आप खुद जाकर देखेंगे तो आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। हाँ, ये निशान कबूतर के नहीं बल्कि बाज के हैं। हमने उसे पास के पेड़ों पर देखा भी है। क्या आप अब भी कबूतर की बात नहीं मानेंगे? कालू कव्वे का घमंड टूट जाता है। वो सब चील महारानी के पास जाते हैं। महारानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सच्चाई जाने बिना ही कवि के पक्ष में फैसला दे दिया। रानू चिड़िया ने जांच की और सही फैसला लेकर आई। कव्वे, तुमने अपनी गलती मानी, ये बहुत अच्छा है, मगर एक न्यायाधीश के लिए जरूरी है कि वो हर पहलू पर ध्यान दे। मैं रानू चिड़िया की बहादुरी पर बहुत खुश हूँ। रानू, आज से तुम हमारे जंगल की नई सलाहकार बनोगी। किसी जंगल में एक गोरी कवि रहती थी। वो कवि बहुत गरीब थी। एक दिन वो नदी से पानी भरने जा रही थी। गोरी के पास एक मटका था जिसमें पानी भरकर वो घर लाती थी। गोरी कवि ने उस मटके को नीचे रखा और पानी भरने लगी। तभी उसने देखा कि उस मटके में एक सांप बैठा है। मैं ये सांप अपने घर ले जाऊंगी और इसे खुद को काटने दूंगी। मैं इतनी गरीब और अकेली हूँ कि मैं जीना भी नहीं चाहती। गोरी कवि वो मटका लेकर घर पहुंची। जैसे ही उसने मटके को नीचे रखा तो वो मटका एक सोने के हार में बदल गया, जिसे देखकर कवि बहुत हैरान हुई क्योंकि वहाँ सांप की जगह एक कीमती हार पड़ा हुआ था। वो कवि सोने का हार लिए जल्दी से कबूतर महाराज के पास गई और कबूतर महाराज ने वो सोने का हार तुरंत खरीद लिया और अपनी रानी को देने के लिए, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहती। उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। रानी वो हार देखकर बहुत खुश हुई। महारानी ने वो हार अपने एक बक्से में रख दिया। थोड़ी देर बाद रानी ने दोबारा वो हार देखना चाहा, मगर जब उसने बक्सा खोला तो वो देखकर हैरान होगी क्योंकि वहाँ सोने का हार नहीं बल्कि चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था जो खेल रहा था और वो रानी को देखते ही खुश हो गया। ओह, ये कितना प्यारा है। मैं हमेशा से एक बेटा चाहती थी। ये बच्चा मेरे लिए किसी भी गहने से ज्यादा कीमती है। बहुत साल बीत गए। अब वो बच्चा एक बहुत खूबसूरत राजकुमार बन गया था जिसकी अक्लमंदी की तारीफ जंगल के सभी पक्षी करते थे। फिर राजा और रानी ने शहजादे की शादी के लिए एक चिड़िया को ढूंढना शुरू कर दिया। पास के राजा की बेटी रानू चिड़िया से शहजादे की शादी हो गई। गोरी कवि को राजकुमार की हिफाजत करने के लिए रखा गया था। फिर एक दिन गोरी कवि ने जंगल के सभी पक्षियों को बताया कि कैसे राजकुमार का जन्म हुआ था। ये अफवाह फैलने लगी और एक दिन रानू चिड़िया के कानों में भी पहुंच गई। राजकुमारी चिड़िया को भी ये बात जानने की बहुत इच्छा थी, इसलिए राजकुमारी ने राजकुमार से पूछना शुरू कर दिया। राजकुमार बहुत प्यार से बात करता मगर राजकुमारी उससे बात नहीं करती। राजकुमार, मुझे अपने जन्म का राज बताइए। मगर ये सुनकर राजकुमार उदास हो जाता है। देखो राजकुमारी, अगर मैंने तुम्हें ये राज बता दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।
बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार राजकुमार अपनी राजकुमारी से ये बात छुपा न सका। राजकुमारी चिड़िया, आज रात मैं आपको एक राज बताऊंगा, मगर वो सच्चाई जानकर आपको हमेशा पछतावा होगा। जिसे सुनकर चिड़िया बहुत खुश थी। रात को वो दोनों नदी पर गए। वो दोनों नदी पर रुके। क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हें वो राज की बात बताऊं? हाँ राजकुमार, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि अब मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन मुझे एक सांप से शहजादा बनाया गया था। जैसे ही राजकुमार ने चिड़िया को ये बात बताई तो वो एक सांप में बदल गया और वो राजकुमार सीधा नदी के अंदर चला गया। राजकुमारी चिड़िया ने अपने पति को आवाज लगाई, मगर वो राजकुमार वापस नहीं लौटा। अगली सुबह जब कबूतर राजा और रानी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चिड़िया रो रही है। राजकुमारी चिड़िया ने सारी बात बताई, जिसके बाद रानो चिड़िया ने वहीं नदी के किनारे अपना एक घर बनवा लिया। इस तरह वो रोज अपने राजकुमार को देखती रहती और रोती रहती। ऐसे ही काफी समय गुजर गया, मगर वो चिड़िया अपने राजकुमार के इंतजार में रही। आधी रात को चिड़िया ने देखा कि वो सांप उसके पास आ रहा है। कौन हो तुम और तुम क्या चाहते हो? मैं राजकुमार हूँ, तुम्हारा पति। मुझे तुम्हारी याद आई और मैं तुमसे मिलने आ गया। चिड़िया रोने लगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैंने तुम्हें जवाब दिया तो तुम जिंदगी भर पछताती रहोगी। हाँ राजकुमार जी, मैं इस बात के लिए जिंदगी भर पछताई और जिंदगी भर ये गम सहा है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आप वापस आ जाएं? हाँ, एक उपाय है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हें दूसरे जंगल में पहाड़ों के पास एक पेड़ मिलेगा जिस पर जादुई फल है। अगर तुम वो जादुई फल ले आओ तो मैं फिर से ठीक हो सकता हूँ। मगर हाँ, उस जादुई फल की रक्षा वो जादुई चीलें करती हैं। जो भी वहाँ जाता है कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। राजकुमार जी, मैं आपको ठीक कर दूंगी। मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर रानो चिड़िया रात को ही दूसरे जंगल की ओर जाती है। वो सारी रात में उड़ती रहती है और दूसरे जंगल पहुंच जाती है, जहां रात के अंधेरे में चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करे, ये पेड़ मुझ पर गिर गया है, कोई मेरी मदद करे। चिड़िया जल्दी से वहां जाती है। वहां एक बुलबुल पेड़ की डाल के नीचे दबी हुई थी। रानो चिड़िया बुलबुल को देखते ही उसकी मदद करती है और वो बहुत मुश्किल से उस पेड़ की डाल को हटा देती है। शुक्र है आपका, आप बहुत अच्छी हो जो इस रात के समय आपने मेरी मदद की। देखिए बुलबुल बहन, आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी थी। आप तो राजकुमारी लग रही हैं, इस जंगल में क्या कर रही हैं? फिर रानो चिड़िया बुलबुल को सारी बात बताती है। राजकुमारी, उस ओर बहुत खतरा है, वो जादुई चीले हैं। हाँ बहन, मुझे पता है, मगर मैं अपने पति को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। राजकुमारी, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, बस एक ही उपाय है वहाँ तक जाने का। बुलबुल, मुझे बताओ, मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ते ही आपको एक ना बुझने वाली मशाल दिखाई देगी। अगर आप उस जादुई आग को अपने साथ लेकर जाएं, तो वो जादुई चीलें आग को देखकर जल जाएंगी। मगर उस गुफा की रक्षा एक तोता करता है। मगर बुलबुल, क्या वो तोता मुझे गुफा में जाने देगा? चिड़िया, वो नहीं जाने देगा। राजकुमारी, नदी के उस पार आपको एक पेड़ मिलेगा जिस पर जादुई अमरूद लगते हैं। अगर आप वो अमरूद लेकर जाएं और वो तोते को खिला दें तो वो रात के लिए सो जाएगा। तोते के सोते ही आप उस गुफा के अंदर चले जाना। शुक्रिया बुलबुल, आपने मेरी मदद की। अब मैं चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया वहाँ से जाती है। सामने एक पेड़ था जहाँ अमरूद लगे हुए थे। ठहरो चिड़िया, तुम मेरे अमरूद नहीं तोड़ सकती। अगर तुम्हें मेरे पेड़ से फल चाहिए तो मुझे नदी से लाकर पानी देना होगा। रानो चिड़िया वहाँ से नदी की ओर जाती है और पानी भरकर लाती है। वो पेड़ के जड़ों में पानी देती है, तभी ऊपर से अमरूद गिरता है, जिसे उठाकर रानो चिड़िया गुफा के पास जाती है। तुम कौन हो चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। मिठू भाई, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी,
मेरे पास कुछ फल थे, सोचा आपको भी दे दूं। क्या कोई मीठा फल है आपके पास? हाँ, ये मीठा फल है अमरूद। अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। फिर मिठू तोता वो अमरूद खा लेता है। अमरूद खाते ही वो सो जाता है। रानू चिड़िया मिठू तोते के सोते उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा में बहुत अंधेरा था। वो आगे बढ़ती रहती है। तभी वहाँ उसे एक मशाल नजर आती है जो जल रही थी। राजकुमारी वो मशाल उठाती है और पहाड़ों की ओर बढ़ जाती है। पहाड़ों पर उन्हें वो चीलें दिखाई देती हैं जो एक पेड़ की रक्षा कर रही थीं। जैसे ही रानू चिड़िया उस मशाल को आगे करती है तो वो जादुई चीलें जल जाती हैं। रानू चिड़िया पेड़ से एक फल तोड़ती है और वापस अपने जंगल की ओर बढ़ती है। वो वापस नदी के किनारे आती है। उस जादुई फल को वो नदी के पास रख देती है। तभी वो सांप नदी से बाहर आता है और वो फल खा लेता है। फल खाते ही सांप फिर से राजकुमार बन जाता है, जिसे देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर वो सब राजकुमार को वापस पाकर बहुत खुश थे। सर्दियों की ठंडी रात थी। ऐसी ठंडी ठंडी रात में कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बेटे चक्कू के साथ अपने टूटे हुए घर में बैठे हुए थे। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है और मुझे भूख भी लग रही है। जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। सुना है कालू, जग्गू को भूख लग रही है और ठंड भी। जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ और मेरे जग्गू के लिए मीठा फल। गोरी, इतनी सर्दी में मैं कहाँ से लकड़ियाँ ढूंढ कर लाऊं? जंगल में ना तो इस समय मुझे लकड़ियाँ मिलेंगी और ना ही कोई फल। गोरी, जाओ चिड़िया से ही मेरे जग्गू के लिए दाना लेकर आओ। कालू, गई थी मैं चिड़िया के पास। आज चिड़िया को भी कोई दाना नहीं मिला। जग्गू बेटा, तू अभी सो जा। सुबह होते ही मैं तेरे लिए फल लेकर आऊंगा। कालू, निखट्टू कहीं के, अगर तुम ये पहले ही कर लेते तो आज हमें इतनी मुसीबत ना झेलना पड़ती। रानू चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को अपने पंखों में छुपाया हुआ था। मम्मा पापा, बहुत ज्यादा ठंड है, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। पापा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।